बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ महविश शबीब। आई होप सो कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा और एक खूबसूरत सी चाय के कप के साथ आपके दिन का आगाज़ हुआ होगा और मुस्कुराहट से भी दिन का आगाज़ करना चाहिए। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में हम एक भीड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं और अक्सर औकात हम अपने लिए टाइम जो है निकालना भूल जाते हैं। हम घर के काम पे मैनेज करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ पे मैनेज करते हैं और सबसे ज़्यादा हमें खुद को वक्त देने की ज़रूरत होती है और ये कहीं ना कहीं हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो बस आज के दिन आपने ये अहद करना है कि आज कुछ ना कुछ दिन का जो पोर्शन है आपने अपने लिए निकालना है। कोई ऐसी हॉबी जो आपको पसंद हो सकता है आप अच्छे पेंटर हो सकता है कि आप अच्छी से कोई रिप्रेजेंटर हो, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो। तो अपने अंदर की स्किल्स को पहचानें और ये तभी होगा जब आप अपने लिए वक्त निकालेंगे। तो दिन का अहद करें और पॉजिटिवली एक दिन के आगाज़ से हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फैसलाबाद ने फैसलाबादियों के लिए क्या प्लानिंग की है। ये हमारे टुडेज वेदर के सेगमेंट में है। फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा? अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, बताइएगा कि फैसलाबाद के वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जब बात करें आज के मौसम के हवाले से तो फैसलाबाद का मौसम गर्म है, हवा ज़्यादा है, हवाएं बिल्कुल साकत हो चुकी हैं और जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 38 तक जाएगा, कम से कम 29 तक रहेगा। हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 61% तक है। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहेंगी। आज के दिन में बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज का दिन भी गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है और सारा दिन में जो है वो हवाएं सिर्फ 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी। ताहम अभी के औकात में जो है वो हवाएं भी साकत हैं और हबस ज़्यादा माहौल है, गर्म माहौल हो चुका है। फैसलाबाद में जो गर्मी का एहसास है बारिशें होने के बावजूद मुसलसल बढ़ रहा है और जो टेम्परेचर है वो भी 38 तक जा चुका है। ताहम जो फील लाइक है वो 40 प्लस में जा चुकी है कि यहाँ पर जो गर्मी हबस की वजह से मज़ीद ज़्यादा हो जाती है और स्पेशली दिन के औकात में कि जब हवाएं बंद हो जाती है, कम रफ्तार में चलती है तो उसकी वजह से जो हबस है वो भी बढ़ जाती है और गर्मी की शिद्दत उसमें भी इजाफा हो जाता है। अच्छे, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, तफसीलात से आगाह किया आपने। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से। और मैं समझती हूँ कि एक शहर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी किस तरह से है, शहर में क्या क्या मुश्किलात हो रही हैं, क्राइम रेशो कितना बढ़ गया है या कम हुआ है। ये एक आम शहरी के जहन में सवाल आता है जब भी घर से बाहर निकलते हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम है कि फैसलाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल किस तरह से है और क्राइम रेशो कितनी ज़्यादा हुई है या कम हुई है, ताकि एक आम शहरी जो है वो अवेयर हो सके। लेकिन टॉपिक्स पे गुफ्तगू करने से पहले जो हमारे आज के गेस्ट का तारुफ करवा दूं। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो CPO साहब हैं या RPO इनकी कारकर्दगी के आप ये 6 माह किस तरह से देख रहे हैं? क्या शहर में जो क्राइम रेशो है वो कंट्रोल हुआ है? बहुत शुक्रिया महविश। क्राइम बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है, बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो चुका है। आप अगर इसको कहें कि 60% से ज़्यादा क्राइम रिड्यूस हो चुका है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छा, उसमें पूरा टीम वर्क शामिल है। जो हमारे RPO फैसलाबाद शान असगर हैं वो बड़े सीजन आदमी हैं, बड़े सीजन, और उनको खुद नुमाई का बिल्कुल भी शौक नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रोमिनेंट हो, इस तरह का भी उनको बिल्कुल कोई शौक नहीं है। अच्छा, वो DPOs भी लगते रहे हैं, उन्होंने बतौर SP मुख्तलिफ इजला में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दी हैं। उनको निचली सतह तक इस बात का पता है कि क्राइम कैसे कंट्रोल करना है, क्राइम होने की वजूहात क्या है, कंट्राइव कहाँ से हम इसको मेन पॉइंट का यहाँ से हम क्राइम को पकड़ सकते हैं। इसी तरह हमारे CPO फैसलाबाद उसका उनके पोस्टिंग का फैसलाबाद के लोगों को एज ये हुआ कि वो यहाँ पे SP लालपुर टाउन भी रहे, SSP इन्वेस्टिगेशन भी रहे, यहाँ के मसाइल से वो बड़े अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जिस दौर में 2015 के पास जब वो यहाँ पर तैनात थे, उस वक़्त जराइम की जो सूरत हाल थी और जो अब है जराइम की क्या चेंजेस उसमें आई हैं, उनको पिछला भी नज़र आ रहा था और आज का भी नज़र आ रहा था। इसलिए उन्होंने बड़ी अच्छा प्लान किया। और उसके बाद मैं यहाँ पर दाद ना देना ज़्यादती समझूंगा CCD को, जिन्होंने इनके साथ पूरा साथ दिया। इन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग भी की, अग्रेसिव पुलिसिंग भी की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने, लेकिन क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सिर्फ अग्रेसिव पुलिसिंग की। शूटर डाला, टर्चर लोगों को दिखाने वाले,
गैंगस्टर, ये छोटे मोटे और बड़े बदमाश जो इलाकों में लोगों को परेशान करते हैं, और जो बड़े डाकू हैं जिन्होंने दौरान डकैती लोगों को मर्डर किया हुआ है, इनको उन पर ही फोकस है उनका। सही। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर जराइम रोकने के साथ साथ अदरवाइज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब देखें आगे जश्न आज़ादी आ रहा है, बिल्कुल। पूरी जितने भी उसके रैलियां वगैरह निकलेंगी, जुलूस होंगे, उनके इवेंट्स होंगे, सबको सिक्योरिटी पुलिस देगी। इसी तरह कोई भी छोटा बड़ा इवेंट उसकी सिक्योरिटी पुलिस ने देनी है। आपके शहर में कोई वीवीआईपी मूवमेंट है, ठीक है, उसको सिक्योरिटी पुलिस ने देनी है। किसी जगह पे कोई भी अनयूजुअल इंसिडेंट सामने आएगा, खा वो आग लग जाए, खुदा न ख्वास्ता कोई छत गिर जाए, पुलिस वहां पर जरूर जाएगी। पुलिस को अदरवाइज बहुत सारी ड्यूटियां सर अंजाम देनी पड़ती हैं, इसलिए पुलिस उस अंदाज में अग्रेसिव पुलिसिंग नहीं कर सकती जिस अंदाज में सीसीडी कर रही है, क्योंकि सीसीडी को इस किस्म की ड्यूटी सर अंजाम बिल्कुल नहीं देनी पड़ेंगी। ना वो पेट्रोलिंग करेंगे, ना उन्होंने ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के मुलजमान की इंसदादी कार्रवाई करनी है, ना कहीं प्रोटेस्ट पे जाना है, ना किसी वीवीआईपी को सिक्योरिटी देनी है। उन्होंने सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ना है। इन्होंने बहुत सारी ड्यूटीज करनी है। ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन एक बन गया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जो हमारी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें 150 हुआ करती थी, 140 हुआ करती थी, 160, अब वो रिड्यूस होकर 60-70 के अराउंड चल रही हैं। दरमियान में 40 तक भी आई हैं, अब 60-70 के दरमियान चल रही हैं ओवरऑल, और 50% से ज़्यादा रिडक्शन है इसमें। दूसरी बात, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात हम करते रहते हैं कि अगर पुलिस को वसाइल, आपको पता है आपके प्रोग्राम में सीपीओ साहब आए थे, बिल्कुल सीपीओ साहब वो ये कह रहे थे कि 2015 जब वो यहाँ उनकी पोस्टिंग थी तब नफरी क्या थी, तब जराइम क्या था, पॉपुलेशन क्या थी। आप आ जाएं, नफरी उससे सिर्फ 1000 इंक्रीज हुई है, पॉपुलेशन आप देखें लाखों में इंक्रीज हुई है, जराइम भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल, इवन कि अगर हम सेफ सिटी कैमरास को देखें, इसकी तादाद भी बहुत कम है। एक बड़ा शहर है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आते हैं, कोई कारोबार की गर्ज से आ रहा होता है, तो ऐसे में यहाँ पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट के मसले मसाइल जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से देखें तो बड़ा जोश व जज्बा देखने में मिल रहा है, लेकिन इसके बरक्स अगर स्ट्रीट क्राइम देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अभी भी स्ट्रीट क्राइम का कहीं ना कहीं रीज़न बन रहे हैं? मैं पहले तो सेफ सिटी की बात करते हैं कि सेफ सिटी बहुत अच्छा हुआ, फैसलाबाद को मिला, लेकिन उसको देने में भी हमारे साथ ज्यादती कर दी गई। 2016 में जब ये सेफ सिटी अप्रूवल हुई थी, 8000 कैमरे सिटी एरिया में लगने थे। अब पूरे जिले में भी 8000 नहीं है, अभी तो फिलहाल सिटी एरिया में जो बाईपास है 12 किलोमीटर उसके अंदर ही अंदर लगे हैं और 1430 कैमरे लगे हैं। अभी उस दिन सीपीओ साहब बताकर गए थे कि इसको अब इनहांस किया जा रहा है, हमने फिजिबिलिटी भिजवाई है कि इसको तहसीलों की सतह पर बढ़ाया जाए, कम से कम इतने ही कैमरे और दिए जाएं। अब सिटी एरिया में वारदात कम हो गई है क्योंकि कैमरों में नजर भी आ रही है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन देहाती एरियो में अभी का दुका वारदात ऐसी हैं जो अंदर के अंदर होके उसके बाद कैमरों में चूंकि नजर नहीं आती, इसलिए उनको पकड़ना कदरे मुश्किल है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये हमारे कैमरे एनहांस हो जाएंगे हमारे, और इसी के साथ साथ जब ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, इस पर डाटा मुकम्मल तौर पर फीड हो जाएगा, उसके बाद हमारा ई चलानिंग भी शुरू होगी, उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जब आप देखेंगे एक बंदे ने वारदात की, उसका चेहरा छुपा नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही वो अपनी बाइक पे वायलेशन करेगा तो साथ ही सेफ सिटी का सिस्टम बता देगा कि इस नंबर की बाइक है, इस बाइक पे फलां बंदे की ये बाइक है, उस पे वायलेशन की गई है। इससे भी पता चल जाएगा ये क्रिमिनल इस बाइक पे कौन बैठा हुआ था, किसके इस्तेमाल में थी ये बाइक, उसका बहुत सारा फायदा होगा। दूसरा, अगर हमारे तहसील की सतह पर सीसीटीवी कैमरे लग जाए, जो आपको नफरी सिटी और तहसील एरिया में किसी भी इवेंट पे लगानी पड़ती है, कोई जब मुहर्रम आता है उसमें जो पोजेशंस हैं, मजालिस हैं, उसके लिए आप आधी नफरी में काम ले सकते हैं, बाकी आप मॉनिटरिंग सारी उससे कर सकते हैं। ज्यादा अच्छे तरीके से आप मॉनिटरिंग सेफ सिटी में बैठ के कर सकते हैं। खुदा न ख्वास्ता कहीं भी आपको इशू नजर आता है, आपको नजर आ रहा है, आप मुतलका पुलिस को वहीं बैठे भिजवा सकते हैं कि थाना की पुलिस फौरी वहां पर पहुंचे और वो कर सकते हैं। ये इस ज्यादा ये हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकता है। अब जराइम होने की वजूहात देखें, अगर तो मैं बस ओवरऑल देखें, बेरोजगारी, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही,
महंगाई, बिजली के बिल आपके नहीं पूरे हो रहे, लोग मजबूरन भी इस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग हैप्चुअल भी हैं जिन्होंने ये अब एक दो बार ये काम किया, उसके बाद वो एडिक्ट हो गए, इसके हैप्चुअल हो गए। उनमें से भी सीसीडी के खौफ और पुलिस के खौफ से बहुत सारे लोग जराइम छोड़ चुके हैं। सही। अब जो रह गए हैं पीछे, चूंकि वारदातें कम है, स्नैचिंग कम है, वो कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जो आइस के एडिक्ट हैं। ठीक है। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी इसका, सोसाइटी का, हमारे फैसलाबाद का। आइस एक ऐसा नशा है जो आपके हवास पे तारी हो जाता है, आपको अच्छे बुरे की तमीज भुला देता है। पहले वक्तों में, आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं आप, साल में 1-2 लोग डाकुओं के हाथों मारे जाते थे। डाकू बड़े समझदार थे कि अगर हम पकड़े गए हम चंद माह में वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर हमारे हाथ से कोई बंदा मर्डर हो गया तो फिर फांसी या उम्र कैद मिनिमम सजा मिलेगी, फिर हम बाहर नहीं आ सकते। इसलिए अगर कोई ऐसा मौका आता है कि उन्होंने पकड़े जाना हो तो पकड़े जाते थे, गोली नहीं मारते। अब आइस एडिक्ट रॉबर्स हैं, डाकू हैं, उनको खुद समझ नहीं होती हम कर क्या रहे हैं, हल्की सी मुजामत पे वो गोली मार देते हैं, हल्की सी मुजामत। बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ से घर से निकल रहे हैं और आपको कहीं पर कोई डाकू का सामना करना पड़ रहा है, तो बहुत कॉमन हो गया है कि एक तो बेचारे गरीब इंसान, उसके पास अगर पैसे नहीं दिए फिर भी उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। आजकल इस कदर हम देख रहे हैं कि नफ्सा नफ्सी का आलम हमारी सोसाइटी में पाया जा रहा है। इसमें नो डाउट बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स शामिल हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्शन है, गुर्बत है, या ऐसे बेशुमार मसाइल हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर पुलिस के हवाले से बात करें तो पुलिस इकदाम कर रही है, पुलिस के जो मसाइल हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पर तारुफ करवाना चाहती हूँ, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 की रिपोर्टर मरियम रजा ने भी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि बीइंग का रिस्पॉन्सिबल हमें थोड़ा सा रोल प्ले करना पड़ता है अपने शहर की हिफाजत के लिए। सारा जो निज़ाम है वो पुलिस को कह सकते। तो मरियम रजा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मरियम, दूसरी जानिब पर भी हम बात कर रहे थे कि फैसलाबाद की क्राइम रेशो के हवाले से क्या क्या इकदाम हो रहे हैं। बीइंग अ सिटीजन आप किस तरह से देखते हैं कि हमारा रोल क्या होना चाहिए इसके अंदर? बहुत शुक्रिया महवे। सबसे पहली अहम बात तो ये है कि कोई भी ऐसा काम जो गुनाह के ज़िम्रे में आता है, जो उस ज़िम्रे में आता है कि आप इंसानियत को तकलीफ दे रहे हैं, तो उससे हमेशा दूर रहना ही बिल्कुल जरूरी इसी है। तरह से हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं लाजमी सुनूंगी, क्योंकि शहरी जितने ज़्यादा एजुकेट होंगे इतना ज़्यादा हम शहर में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर तौर पर मेनटेन रख सकेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है फैसलाबाद में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जश्न आज़ादी भी आ रहा है, उसके लिए भी तमाम लोग जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शहर में अमन अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए पुलिस तो अपना किरदार अदा करेगी, लेकिन हमें बीइंग अ शहरी या बीइंग अ सिटीजन अपना रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करने की ज़रूरत है। तो मरियम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ किस तरह से हम जिम्मेदार शहरी बन सकते हैं व्हेन इट्स कम्स टू सिक्योरिटी, शहर के अमन अमान की सूरत हाल पर बात हो तो। इसमें मैं सबसे अहम बात यह है, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले ही आपका यही सवाल था और ये बहुत अच्छा सवाल है। हम सिर्फ अपनी सारी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर या अपने मुतल्लिका इदारों पर नहीं डाल सकते, क्योंकि सिक्योरिटी की ड्यूटी उनकी ज़रूर है, वो उस चीज़ को देखते भी हैं और उनका ये काम है। लेकिन बीइंग अ सिटीजन ये हमारी भी एक ड्यूटी है कि जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर जब कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो अलग बात है कि हम लोग तमाशा देखने के लिए इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं, लेकिन उनमें से 100% में जो 2% पीपल होते हैं वो वहाँ पे खड़े होते हैं, उनको उठाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनकी बाइक वगैरह उठा के उनको ठीक करके रवाना वहाँ से करते हैं। तो इस तरह की परसेंटेज के अंदर अगर मजीद इजाफा होगा तो तमाशा करने वालों की या देखने वालों की कम हो जाएगा, और संभाल कर अगले बंदे को आगे भेजने वाली, खड़ा करने वालों में इजाफा ज्यादा होगा। उसी तरह से अगर हम सिक्योरिटी पर्पस के ऊपर बात करें तो ये भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अपने इलाके के अंदर ही सबसे पहले तो, क्योंकि हमारा घर हमारा इलाका ही होता है जहाँ पर हम रह रहे होते हैं और हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, हम इस बात को बड़े अच्छे से महसूस करते हैं। खासतौर पर खवातीन तो नहीं, लेकिन जो मर्द होते हैं घर के, उनको पता होता है कि हमारे इलाके के अंदर, हमारे इर्द गिर्द के मोहल्लों के अंदर किस तरह के लोग जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं और किस तरह के मामलात, उनकी इंटरेक्शंस लोगों के साथ होती है। तो इसके अंदर बड़ा जरूरी है कि अगर आपको ऐसा कुछ पता चले और
खास तौर पर जो आपके मुल्क की सिक्योरिटी पे और आपके इलाके की और आपकी अपनी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल आए, मुश्किल आए, तो आप सबसे पहले पुलिस के पास जाएं, उनको ये चीज रिपोर्ट करें, बताएं, ताकि आप अपना सिटीजन का जो एक फर्ज है वो जरूर अदा कर सकें। इससे ये होगा कि हो सकता है कि जिसको आप हाईलाइट करने जाएं वो छोटा सा मामला हो, और अगर आप हाईलाइट ना करें तो आइंदा वक्तों के अंदर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाए, आपके लिए भी, आपके इलाके के लिए भी और आपके मुल्क के लिए भी। तो इसलिए ये जरूरी है कि सबसे पहले आप खुद उन सिक्योरिटी पर्पसेस को देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, हमारा मुल्क अगर हमें इतना कुछ देता है तो हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी हमारी भी जिम्मेदारी है। सिर्फ पुलिस की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वही जाके डाकू को पकड़ेगा और करेगा। अगर आपको पता है, और कई बार सर भी इस चीज को करेंगे शायद सेकंड, कि हमारे जो गवाही देने वाले लोग होते हैं, कई बार उनको पता भी होता है और वो डर की वजह से नहीं दे पा रहे होते, या उनके इर्द गिर्द का इस तरह का माहौल हो जाता है कि वो परेशानी वाला होता है। वो कहते हैं कि अगर हम इनके साथ करेंगे या कोई गवाही दे देंगे तो कई बार उस गवाही के अंदर बेकसूर लोग भी फंसने के चांसेस आ जाते हैं। इवन के रिपोर्ट भी करना हम नहीं जरूरी समझते। वाकया हो रहा है कहीं पर, हम देख रहे हैं कि डकैती का वारदात हो रही है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें क्या, हमें नहीं उस तरह से अपना रोल प्ले करना। ये बड़ा जरूरी है। देखिए, अगर ये एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दे रही हूँ कि ज्यादातर जो रास्ते में रोक कर बाइक्स पे मोबाइल वगैरह और दीगर चीजें जो है वो निकाली जाती हैं, तो उस दौरान मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि सड़क ज्यादातर खाली नहीं होती, बहुत कम चांसेस, मैंने क्योंकि खुद देखे हैं तो मुझे आइडिया है कि ज्यादातर खाली नहीं होती, लोग इर्द गिर्द जरूर मौजूद होते हैं, या तो गुजर के जा रहे होते हैं या आपको कहीं ना कहीं से देख रहे होते हैं। अगर उसी वक्त पुलिस को रिपोर्ट कर दी जाए, या उसी वक्त देखिए जो वहां पे आपकी चोरी करने आएंगे या वहां से जो लोग आके आपको रोकेंगे वो 2 लोग होंगे, मैक्सिमम 2 होते हैं, या ज्यादा 3 होंगे, लेकिन इर्द गिर्द के लोग तो 10-12 ज्यादा हो सकते हैं ना। अगर वो ही 10-12 3 पर भारी हो जाएं तो आप यकीन करें कि वो बंदा जो जिसकी चीजें वहां से ली जा रही हैं वो बच जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। कई बार हम खुद देखते हैं खबरें, तैयब साहब के थ्रू भी हम सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि जी वहां पे गए थे करने और उन्होंने नहीं दिया, खींचातानी के अंदर बंदूक चल गई, पांव जख्मी हो गया, टांग जख्मी हो गई, कहीं बच गई, गोली बच गई। तो वो उन चीजों से बचने के लिए हमारी ये ड्यूटी है कि अगर हम इस तरह की कोई बुरी चीज होते हुए देखें तो जरूर उसको हाईलाइट भी करें और उनकी रोकथाम करें। बिल्कुल, एटलीस्ट रिपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एक जिम्मेदार शहरी होने की निशानी है। लेकिन दूसरी जानिब हम तैयब साहब ये देखते हैं कि एक तरफ पुलिस ये दावे करती है कि अब वो पुराने थाने कल्चर नहीं रहा जहां पर तशद्दुद नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद अभी हालिया हमने एक वीडियो वायरल होती हुई देखी है सोशल मीडिया पे, जहां पर एक पुलिस वाला जो है वो एक पता नहीं मुलजिम है या एक शहरी है उस पर तशद्दुद कर रहा है। तो ये क्या वाकयात हैं, ये क्यों नहीं रुक रहे? मुदस्सिर नाम का ये शख्स था जिसको मोटरसाइकिल चोरी के शुबा में सब इंस्पेक्टर, बल्कि ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, अभी वो कंफर्म नहीं हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है गुलाम मुस्तफा, वो गिरफ्तार करके लाया था, वो उसको कन्फेस करवा रहा था। लेकिन उस वीडियो में सबसे अहम चीज जो देखने वाली है, वो ज़हनी बीमार सब इंस्पेक्टर टॉर्चर करने की वीडियो खुद अपने मोबाइल से बना रहा है। उसके बाद उसी के मोबाइल से वो वायरल हुई। वो एक अलग कहानी है, वायरल कैसे हुई। आप ये जरूर पुलिस अफसरान जी कहते हैं कि थाना कल्चर चेंज हुआ है, लेकिन थाना कल्चर कितना चेंज हुआ मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ इतना, पहले थाने के सहन में तशद्दुद किया जाता था, अब बंद कमरों में किया जाता है, बस सिर्फ इतना चेंज हुआ है। ये जो आपने वीडियो देखी, ये बिल्कुल लोगों के लिए तो बड़ी ये सरप्राइजिंग होगी, हैरानकुन होगी, ये क्या, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल कॉमन चीज है। ये डेली की रूटीन है पुलिस की। अच्छा, उसमें 2 पहलू हैं। एक इस तरह के बीमार शख्स, ज़हनी तौर पर मरीज, नफसियाती मरीज सब इंस्पेक्टर जो टॉर्चर करके उसकी खुद वीडियो बना रहा है, किसी ने छुप के बनाई हो वो एक अलग चीज है, वो खुद बना रहा है। टॉर्चर करना ही सबसे बड़ा जुल्म है, फिर आप उसको रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। आप अंदाजा कर लें कि आप ज़हनी बीमारी के किस स्टेज पे नीचे तक होंगे। दूसरा पहलू क्या है, कभी भी चोर डाकू बड़े आराम से कन्फेस करेगा नहीं कि मैंने कितनी वारदातें की हैं। ये भी एक बड़ा अहम पहलू है। इनको थोड़ा बहुत टॉर्चर करना पड़ता है, लेकिन टॉर्चर के जो रवायती तरीके पहले हुआ करते थे, बड़े ही संगीन किस्म के, अब वो तरीके नहीं रहे, थोड़ी जिद्दत आ गई है। टॉर्चर बर्दाश्त करने वाले क्रिमिनल भी वो नहीं रहे, अब फास्ट फूड वाले क्रिमिनल्स हैं, ये जल्दी थोड़े टॉर्चर पे ये मार जाते हैं। तो आप ये देखें कि टॉर्चर करने की वीडियो बनाना बड़ा जुल्म है। अब यहाँ पे सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है, अभी उसकी सर्विस शुरू हुए 2-3 साल हुए हैं गुलाम मुस्तफा की,
अभी वो कंफर्म नहीं हुआ पुलिस डिपार्टमेंट में, ठीक है। ट्रायल बेसिस पे है, 3 साल उसका पीरियड है मिनिमम, अभी 3 साल नहीं हुए उसको। क्या इनकी रिक्रूटमेंट करते वक्त सिर्फ इनकी तालीम देखी गई या आपने इनकी ज़हनी पुख्तगी नहीं देखी? बिल्कुल। क्या जब आपने रिटन टेस्ट लिया और जब आपने फिजिकल टेस्ट लिया उसके बाद इनकी 1 साल की पुलिस एकेडमी में तरबियत हुई, 9 माह की तरबियत एक एकेडमी में हुई, 3 माह की एलीट की ट्रेनिंग अलग हुई, 1 साल की ट्रेनिंग में आपको पता नहीं चला कि इसकी जहनी पसमानदगी क्या है? क्या आप इनको नफसियाती तौर पर मजबूत करने के लिए कुछ नहीं पढ़ाते वहां पे? बिल्कुल। अगर आप एक चैप्टर पढ़ा भी रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल आप कैसे देखते हैं 1 साल के दौरान? क्या ये वाकई इस कदर जहनी पुख्तगी में आ चुका है कि ये अपने पुलिस के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके कन्फेस करेगा, करवाएगा या एविडेंस कलेक्ट करेगा, ना कि उसको टॉर्चर भी करेगा और करने के बाद उसकी वीडियो भी बनाएगा? ये कॉमन प्रैक्टिस है होना ऐसा। तो लेकिन जो अब कहते हैं जी नए लड़के पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं, एजुकेटेड लड़के आ रहे हैं, बराह रास्त सब इंस्पेक्टर ASPs आ रहे हैं, तो आके क्या कर रहे हैं वो? बिल्कुल। आप देखें अगर एक रैंकर नीचे से ऊपर गया जी, आप देखें उसने पुराना कल्चर देखा हुआ, वो कल्चर देखने के बाद प्रमोट हुआ है, उसके ज़हन में वही पुराना कल्चर है। ये तो यंगस्टर है, ये बिल्कुल यंग है, अभी रिसेंटली बताया ना मैंने आपको। तो अगर ये यंगस्टर भी ये करेंगे, पढ़े लिखे आपके ऑफिसर्स भी ये करेंगे, तो फिर आप निचले जो सिर्फ मैट्रिक या FA पास एक कांस्टेबल कुछ करेगा, फिर उसको गिला तो बनता ही नहीं आपका। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा रुख भी अगर हम देखें तो इससे अवाम कितनी ज़्यादा परेशान हुई होगी कि एक तरफ हम बात करते हैं कि अवाम और पुलिस के दरमियान इतने अच्छे टर्म्स होने चाहिए कि कहीं पर भी कोई खौफ वाला एलिमेंट पाया जा रहा है, कहीं पर क्राइम हो रहा है तो अवाम को रिपोर्ट करना आसान हो, और दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि थाना कल्चर तो वहीं का वहीं है। ये चीज़ हमारी कम्युनिटी को कितना मुतासिर कर रही है? कम्युनिटी को तो जो ऑलरेडी मुतासर पुलिस डिपार्टमेंट कर ही रहा है अपनी एग्रेसिव पॉलिसिंग से। पुलिस डिपार्टमेंट का इमेज अब खुद मजीद खराब हो रहा है। उसकी वजह देखिए आप, टार्चर बंद नहीं हुआ, सिर्फ मैंने बताया बंद कमरों में चला गया। बिल्कुल। दूसरी बात, आज भी पुलिस वाले कहीं रेड पे जाएंगे, किसी लड़ाई के मौके पर जाएंगे, उनका अग्रेशन ही होगा, वो गालियां भी देंगे, रोड खाली करो, तुम कौन हो, दफा जो करो। सिर्फ इस मोबाइल के कैमरे के डर से वो मुहज़्ज़ब बने हुए हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है अफसरान ये बताने की वजह से ज़रा पुलिस का इमेज बेहतर करते हैं कि हमारे पास अब कंप्लेंट करने के फोरम बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। आप CM पोर्टल पे कर सकते हैं, आप IG के पोर्टल पे कर सकते हैं। हर ऑफिसर डेली बेसिस पे 2 घंटे सिर्फ अपने दफ्तर में बैठ के लोगों की कंप्लेंट सुनेगा, बराह रास्त, इंटरेक्ट नहीं डायरेक्ट सुनेगा। ये कंप्लेंट करने के फोरम बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पुलिस कल्चर चेंज नहीं हुआ। अगर पुलिस कल्चर चेंज होता हुआ नजर आता हो या चेंज हुआ हो, पुलिस को वाकई टेक्निकल रिसोर्सेज मिले हों, तो फिर आप देखें पिछले 4-5 साल में, 4 साल में एक भी डाकू को सजा नहीं हुई। ये अलमिया फैसलाबाद का, एक भी डाकू को सजा नहीं हो सकी। पुलिस ने उसको पकड़ा, रिकवरी की, जितने एविडेंस ये साल लगा सकते थे साल लगा के भिजवा दिए उसका। लेकिन आपका सिस्टम आगे इस किस्म का था, आपके जो विटनेस थे वो गवाही देने नहीं गए, आपका मुद्दई डरता बाद में पीछे नहीं गया, तो उसका रिजल्ट ये निकला किसी डाकू को सजा नहीं हुई। डाकू फौरी बेल आउट हो जाते हैं, 2-3 माह में जितनी मर्जी पर्ची हो, उस जमानत पे आके फिर यही काम करते हैं। CCD की अब अग्रेसिव जो पॉलिसी है वो यही है कि इनको अगर पकड़ना है तो फौरी जेल भिजवाना है। तो वो डाकुओं को ये पता है कि हम पकड़े गए तो हम लंबे अरसे के लिए भेजेंगे, फिर वो मुजामत करते हैं। जब वो मुजामत करते हैं फिर ये छोड़ते नहीं, फिर ये उसे नहीं कहते आप हथियार फेंक दें, कहते अब करो बे मुजामत। फिर इनकी इस किस्म की ट्रेनिंग है, फिर आप उनसे ये नहीं कहना हथियार फेंक। बिल्कुल इसी तरह से, और जहाँ पर एग्रेसिव पॉलिसीज होनी चाहिए वहाँ पर हम कहते हैं कि एग्रेसिव होना भी चाहिए, लेकिन जहाँ पर काम जो है वो मामला देखते हैं कि कानून के मुताबिक होने चाहिए, वहाँ पर एग्रेशन नहीं शो करना चाहिए। जहाँ पर लगता है कि कम्युनिटी पुलिस जो है वो अच्छा किरदार अदा कर सकती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि पुलिस और थाना कल्चर आज भी वहीं का वहीं है, जो कि एक सवाल है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। अब बात करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो कि माली तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा होता है जिन्हें, और साथ ही साथ वो घर की अपनी डेली लाइफ के खर्चाजात जो हैं वो उस तरह से अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि माली तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन उन्हें एलिजिबिलिटी या अहलियत का नहीं पता कि किस तरह से इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। और इसका दूसरा रुख भी देखेंगे कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उन्हें क्या मसले मसाइल आ रहे हैं। तो मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। तो मरियम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो माली तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता, तो क्या है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का क्राइटेरिया? इसमें देखिए महविश, सबसे पहले तो ये बात है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम में जब बीबी ने इसको शुरू किया तो उसके बाद जब तक बीबी शहीद नहीं हुई तब तक, जब तक वो हयात थी, प्रोग्राम चलता रहा, ख़वातीन इससे मुस्तफ़ीद भी होती रहीं। उसके बाद मुख्तलिफ हुकूमतें बदलती गईं, कई बार इसको बंद किया गया, कभी इसको एहसास प्रोग्राम का नाम दे दिया गया और अब इस वक्त ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत चल रहा है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले अहलियत तो यही होती है कि आप क्या घर में कमाने वाला खास तौर पर एक ही बनता होता है, और उस खास तौर पर इसके अंदर वही लोग अप्लाई करते हैं जो मजदूर होते हैं, जिनका आपको पता ही नहीं होता कि महीने बाद या अगर हफ्ते बाद आपके हाथ में कुछ आएगा भी कि नहीं आएगा। वो इसके अंदर ज़्यादातर अप्लाई कर रहे होते हैं। वो ख़वातीन जो घरों के अंदर काम कर रही होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उन्होंने पढ़ाना भी होता है उनको, और उस वजह से भी वो इन चीज़ों की तरफ जाती हुई हमें दिखाई देती हैं। इसका क्राइटेरिया कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ अगर आपके हस्बैंड, आपका अपना ID कार्ड, अगर आपके हस्बैंड हयात हैं तो उनका लगेगा, अगर वो नहीं हयात तो उनका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। उसके साथ इसके अंदर सबसे अच्छी बात एक ये भी है कि आपके जो बच्चे आपके साथ मौजूद होते हैं जो कि अंडर 18 हैं, उनका बेफॉर्म लगता है, उसके थ्रू आपको 4 माह के बाद आपके बच्चों की रकम भी मिलती है। एक तो खातून की अपनी होती है जो कि 13,500 होती है, उसके अलावा अगर आपके बच्चे भी आपके साथ हैं उनका भी आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है और वो स्कूल गोइंग है। ये एक शर्त है कि अगर वो स्कूल गोइंग है तो उन बच्चों को भी रकम मिलती है। छुट्टियों का ड्यूरेशन जो होता है जो कि जून से लेके अगस्त तक रहता है, उसके अंदर वो बंद रहता है क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होती हैं, उस दौरान उनको नहीं मिलता। लेकिन जैसे स्कूल गोइंग स्टार्ट होती है, स्कूल रीओपन होते हैं तो साथ ही बच्चों की रकम भी आना शुरू हो जाती है। फिर उसके अलावा इसके साथ ये है कि उनसे क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है मुख्तलिफ मुकामात पर होती है, पहले जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस थे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहां पर करवाए जा रहे थे क्योंकि वो खुद भी खस्ता हाली का शिकार थे, तो इन्होंने वो बिल्डिंग्स बस दे दी थी वफाकी हुकूमत ने कि आप लें और यहाँ पे बैठ जाए। अब ये सूरत हाल है कि अब उनके अपने ऑफिसेज हैं जुबैर कॉलोनी के अंदर और सत्याना रोड पे इनका ऑफिस है। यहाँ 2 जगहों पे इस वक्त इंदराज हो रहे हैं जहाँ पे खवातीन जाती हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और वहाँ जमा करवाती हैं और वहाँ पर उनका थंब इम्प्रेशन लगता है और उनका नंबर दिया जाता है। अब जब थंब इम्प्रेशन लग जाता है तो उसके बाद जब 4 माह बाद आपको मैसेज आएगा तो थंब इम्प्रेशन पे ही आपको पैसे मिलेंगे, वो आपके पैसे और कोई नहीं निकलवा सकता। ये एक गारंटी चीज होती है। फिर उसके बाद एक और चीज है कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा हम लोगों को मैसेजेस आते हैं बिल्कुल कि आपके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में इतने पैसे आ गए, आप ये पैसे ले जाएं। तो ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ स्कैम्स होते हैं जो आपके साथ किए जाते हैं। आपका नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, आपसे इंफॉर्मेशन आपकी ली जाती हैं और वो मिसयूज उसको किया जाता है। ये सारा कुछ नहीं होता, इनका एक अलग से नंबर है, उसके ऊपर आपको मैसेज आता है और उस नंबर के थ्रू आप जाके अपना पैसे निकलवा सकते हैं। पहले ये हुआ करता था कि जब रकम आती थी 3 माह के बाद तो वो स्कूल्स के अंदर वफाकी हुकूमत जिन दिनों में स्कूल्स बंद होते थे या खुले भी होते थे, कई बार तो छुट्टी के बाद 2 बजे के बाद ऑलमोस्ट एक जगह का इंतखाब कर देते कि खवातीन यहाँ जाएंगी और पैसे निकालेंगी। वहां पे सिर्फ नादरा के और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लोग मौजूद होते थे। अब इस दफा ये हुआ है कि इन्होंने रिटेल दुकानों पर डिवाइसेस दे दी हैं, डिवाइसेस दे भी दी हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं तो वो इस चीज का मिस यूज करते हैं। वो जाता है बैंक के पास, आजकल HBL के पास है, तो वो बैंक के पास जाते हैं और बैंक को जाके कहते हैं कि हमने डिवाइस लेनी है और हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे देने हैं। उनको डिवाइस मिलती है और जो मखसूस रकम होती है उस इलाके की खवातीन की वो उनके बैंक में ट्रांसफर हो जाती है। मरियम, यहाँ पर ऐसा भी मैंने देखा है कि अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियोस के थंब इम्प्रेशन लगा दिया जाता है और उसके बाद कहते हैं कि पेमेंट का कोई इशू आ रहा है और ये मसले मसाइल भी क्या हो रहे हैं। मैं यही आपको बताने लगी हूँ कि वो दुकानदार जब डिवाइस ले जाता है तो उसके बाद पैसे भी उसके पास हैं और डिवाइस भी उसके पास है। अब ये मेरे आंखों देखा हाल है कि खवातीन कहती हैं कि यहाँ तो हमें 2000 देने पड़ते हैं
या हमें 1000 रुपया 1500 देना पड़ता है, तो फिर हमारी रकम हमें दी जाती है। या उसके अलावा खवातीन ये कहती हैं, और फिर उसमें से कुछ खवातीन उसी दुकानदार के साथ मिली होती हैं जो पैसे तो दे रही होती हैं, लेकिन बाकी खवातीन भी पैसे दें सिर्फ अपने पैसे लेने के लिए। वो बाकी खवातीन को भी कहना शुरू कर देती कि नहीं नहीं वो पैसे नहीं ले रहा, एने ते पैसे लेंदे ने। भाई कोई पैसे नहीं लेते। चेयरपर्सन आई रुबीना खालिद, उन्होंने सारा विजिट किया चंद माह पहले, तो उन्होंने खवातीन को बार बार इस बात का बताया कि कोई एक पैसा भी नहीं है जो आपने इनको देना है। ये आपके पैसे हैं, अगर आपको 10,000 आ रहा है, 500 आ रहा है, 2 रुपए भी आ रहा है तो वो आपके हैं, आपने इनको नहीं देने। लेकिन हमारी खवातीन को इस बात की नॉलेज ही नहीं है, वो अवेयर ही नहीं होना चाहती। वो कहती हैं चलो कोई गल नहीं, असी हुण चिंची रक्षे ते आए हैं ते 1000 रुपया उन्होंने देवांगे, 200 इन्हों देवांगे, 400 उन्होंने देंगे, तो कोई गल नहीं। तो भाई उसमें ये आपको हमारा बचेगा है कि हम अपने जायज काम करवाने के लिए भी ना हम लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, सिफारिशात करनी पड़ती हैं। ये अब कल्चर बन गया है हमारी सोसाइटी का। ये कल्चर भी नहीं, आप कह रहे कि ट्रेंड है। हम लोगों ने इस चीज को बनाया हुआ है। हम हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं तो हम कहते हैं 100 रुपया ले लो तो साढ़े पेशेंट को पहले आके देख लो। भाई क्यों आप हर चीज सीक्वेंस के साथ चल लेते हैं, और फिर अफसोस भी उन पे जो ले लेते हैं और जाके पहले चेक करते हैं। जो पहले बेड पे है उसको जाके चेक करें, सीक्वेंस के साथ चलना सीखें। और हम लोग ये चीज नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि यार नहीं पहले साडा हो जाएगा, जैसे बाकी सारे हैं वैसे ही आप भी हैं। तो ये सब्र वाला जो पैमाना है हमारा, वो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम इंतजार नहीं कर सकते। हम कहते हैं पहले हम बाद में सब। तो फिर इस तरह, तो फिर जब आप ये सोचते हैं तो फिर शायद कोई ऐसा पॉइंट भी कभी जिंदगी में आएगा कि कोई ये सोचेगा कि ठीक है बाद जो तुसी ते पहले असी। बिल्कुल मरीम, जब ऐसे एक अप्रोच बन जाए सोसाइटी में, जो कि बहुत कॉमन है, फिर थोड़ा सा इदारों को टेक ओवर करना पड़ता है ताकि मामला जो हैं ये सेटअप हो सके। तो तैयब मकबूल साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी हम बात करें कि नौसरबाज जो हैं शहर में बहुत एक्टिव हैं, कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की मद में है, कभी हम कोई ना कोई मैसेजेस देखते हैं, ऐसी वारदातें भी हो रही हैं। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए क्या क्या इक़दाम कर रहे हैं, पुलिस की जानिब से हो रहे हैं या करने की ज़रूरत है? महविश नौसरबाज शुरू से ही बड़े एक्टिव थे। अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में जिद्दत के साथ साथ वो भी जदीद होते जा रहे हैं। पहले नौसरबाज ये हुआ करते थे कि 3-4 लोगों ने आना, आइडिया कर लेना कि ये बंदा बिजनेसमैन है, ये बंदा व्यापारी है, आउट ऑफ सिटी से आया है, ये यहाँ पे कुछ खरीदने को, कपड़ा या दीगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए है, इसके जेब में पैसे होंगे। तो उन्होंने एक उसके करीब नकली सोने की बिस्किट, कुछ सलाख, कोई चीज़ वहाँ पे फेंक देनी। ये आपकी है नहीं, मेरी नहीं है। अच्छा ये तो सोने की है। बातों में लगा के उसको माइल कर लेना कि ये सोने की आप परचेज करें। अगर इस तरफ आ गया तब भी बेचारा फंस गया, नकली सोना ले लेगा। अगर नहीं आया तब भी फंस गया कि इसके साथ की एक और थी, वो कहीं आपने छुपाई है, हम पुलिस को बताएंगे। इसी चीजों में उसको घुमा के उसकी रकम सारी हथिया ली जाती थी। ये पहले मैनुअल नौसरबाज हुआ करते थे। अब चूंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, अलमिया ये है कि जितनी तेजी के साथ, जिद्दत के साथ फ्रॉड हो रहा है, उतनी जिद्दत के साथ इनको कैप्चर नहीं किया जा रहा। ये हमारे FIA है, उनकी ये जिम्मेदारी है, पुलिस डिपार्टमेंट का नहीं है। किसी भी डिवाइस के साथ जो जुर्म होता है उसको डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना FIA की जिम्मेदारी है। वो लगे हैं, लेकिन उनके भी रिसोर्सेज बहुत कम है पुलिस की तरह। उन पे भी काम का इतना बर्डन है कि आप अगर एक एप्लीकेशन FIA फैसलाबाद जोन में देंगे तो 3 महीने वो एंटरटेन नहीं होगी। 3 महीने बाद जब आपकी बारी आएगी फिर उस पर देखा जाएगा कि ये काबिल इंक्वायरी है या नहीं है। फिर उस पर अगर जी इसकी इंक्वायरी हो सकती है, इंक्वायरी 2 माह चले, 6 माह चले। बिल्कुल इसी तरह से FIA के ऐसे बहुत सारे मैंने केस देखे भी हैं, सुने भी हैं, जिसमें हम देखते हैं कि 1 महीने की बजाय 2-2, 3-3 महीने तक जो आपकी रिपोर्ट है वो पेंडिंग पे पड़ी रहती है। तो सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो जब एक्टिवली काम करेंगे तो बहुत सारे मसले मसाइल हल होंगे, लेकिन दूसरी जानिब सिक्योरिटी इदारों के भी बहुत मसले हैं, उन्हें हल करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो देखते हैं गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे, जिसमें ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये समझने की कोशिश की कि अहलियत क्या कौन लोग रखते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है या छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पर बेशुमार ऐसे मुश्किलात भी आ रही होती हैं। जिस मुश्किलात को दूर करने के लिए इक़दाम जितने करने चाहिए उतने नहीं हो रहे होते। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से मरियम बताइएगा कि क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है ख़वातीन को।
अच्छा, इसमें मैं ब्रेक पे जाने से पहले बता रही थी आपको कि रिटेल दुकानों पे जो दुकानदार हैं वो अपनी डिवाइसेस ले जाते हैं और वो पैसे भी ले रहे होते हैं। अब आप देखें कि उनके ऊपर लुक आफ्टर करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। इस वक्त फैसलाबाद को जो देख रही हैं सदर से साजिदा असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इधर से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से, वो खुद ये बताती हैं कि दुकानदार जो है वो पैसे ले रहे होते हैं, लेकिन उन पे लुक आफ्टर करने के लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उन पे लुक आफ्टर करें और खवातीन को उन चीज़ों से बचा सकें। तो ये इशू एक बहुत बड़ा इशू है कि खवातीन, आप देखें कि ये कुछ केसेस होंगे जो उनके सामने आ रहे होंगे, कुछ केसेस तो ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल पता ही नहीं। आप देखें कि सदर के अंदर गांव वाली साइड पे भी दुकानें आती हैं जहां पर खवातीन जो है वो जाती हैं और अपने जाके लेती होंगी। अब आप देखें कि अगर वो वहां तक नहीं पहुंच सकते तो फिर मीडिया भी वहां तक उस तरह से नहीं पहुंच सकता होता जिस तरह से पहुंचना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल गाँव के अंदर उस तरह से भी नहीं हो रहा होता, क्योंकि ज्यादातर खबरें भी सोशल मीडिया के थ्रू आ रही होती हैं कि यहाँ पे खवातीन को जो पैसे लिए जा रहे हैं, पर्ची बना के दी जाती है, पर्ची अलग से पैसों की बनाते हैं और उसके बाद जब आगे जाते हैं तो फिर मजीद पैसे दिए जाते हैं। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि अगर खवातीन 1300 भी लेती है अपना, तो उसके ऊपर भी उसको पेमेंट जो है वो देनी पड़ती है। अगर बच्चों की भी रकम लेती है तो बच्चों के ऊपर भी उसको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो ये एक अफसोसनाक बात है कि हम लोग इसके ऊपर एहतियात नहीं करते। अब ये हो गया कि रकम लेने का सिलसिला जो है खवातीन का, वो अब इसके अंदर भी तरीकाकार है। देखें, हमारे यहाँ ना अवेयर नहीं किया जाता। अगर खवातीन इकट्ठी हैं, लड़ रही हैं, बैठी हैं गर्मी में, कोई पूछने वाला नहीं, कोई उनको ये जाके नहीं बताता कि बीबी तुम्हारा अगर इंदराज हुआ है तो कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम टाइम होता है कि 4 माह बाद आपको आ जाएगा, लेकिन सम केसेस में ऐसा होता है, कुछ केसेस में कि आपको 6 से 7 माह के बाद आता है, क्योंकि आपके केस की जांच पड़ताल हो रही होती है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसको प्रॉपर्ली चेक किया जा रहा होता है। लेकिन खवातीन हमारी ऐसी हैं और हमारे इदारों की भी नाअहली है कि वो खवातीन तक ये सही पैगाम पहुंचाते ही नहीं है। वो इतना किराया लगा के पहुंच जाती हैं उन इदारों के अंदर, उन दफातर के अंदर, और फिर पूरा दिन अपने बच्चों के साथ वहां पे गर्मी में बैठी रहती हैं। और फिर आप देखेंगे सूरत हाल ये है, इनका जुबैर कॉलोनी के अंदर ऑफिस है और उसके साथ साथ सत्याना रोड पे भी ऑफिस है। सत्याना रोड के ऑफिस की सूरत हाल है कि अगर बारिश हो जाए तो वहां पर इतना पानी जो है वो आ जाता है। अब वहां पर अगर पानी भी आ गया तो उसके अफसरान के बैठने के लिए भी जगह मौजूद नहीं रहती। वहां पे सिर्फ 3 से 4 कमरे जो है वो छते हुए हैं और बाकी सारी जगह खाली है, और वो सारी वो जगह है जहाँ पे ना दरख्त हैं, ना कोई ऐसी जगह मौजूद है कि खवातीन बैठ सके। वो खवातीन वहीं गर्मी में बैठी रहती हैं, ना उनके लिए पंखा लगाया जाता है, ना उनको पानी दिया जाता है, और ना ही उनकी आवाज सुनी जाती है। अपने दफातर में बिठाकर दलील किया जाता है। और खवातीन खुद, ये बात हम खुद अपनी आंखों से भी देखते हैं, और खवातीन की बात को ही हमारी कोशिश होती है कि हमेशा उनको ही हम रिप्रेजेंट करें, तो वो खुद अपने अल्फाज उनके होते हैं कि हमें धक्के दिए जाते हैं और बदतमीजी की बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हो या कोई भी प्रोग्राम हो जहाँ पर हम जरूरतमंदों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें फैसिलिटेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया मरियम रजा फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कोई भी प्रोग्राम हो, फैसिलिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आप जिस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं उसके हवाले से आपको भी अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत सारे मसले मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं अगर हम अवेयर हों। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं घर के बजट के हवाले से। तो घर का बजट बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हमने डेली लाइफ की जो अशिया होती हैं उन्हें देखना होता है। तो इसके लिए आपका अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब्जियां जो हैं आज किस भाव बिक रही हैं। टमाटर ने क्या फिर सुपरस्टार वाली एंट्री मारी है। हम देखते हैं कि सब्जियों की जो मसलसल कीमतें हैं कभी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, तो ऐसे में घर का बजट बनाते हुए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बट आपकी ये मुश्किलात हम आसान कर देते हैं। हमारे आज के भाव के सेगमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज सब्जियां किस भाव बिक रही हैं। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली नारू, बताइएगा कि आज मार्केट की क्या सूरत हाल है, सब्जियां और चिकन किस रेट पर मिल रहे हैं? फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज जुमेरात की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा होता 562 रुपये से बढ़कर 569 रुपये फी किलो हो गया है। मार्केट में 590 रुपये फी किलो तक शहरियों को दस्तयाब है। इसके साथ साथ फार्मी अंडा साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 281 रुपये फी दर्जन रहा है। और इसके साथ जो सब्जियों की कीमतें हैं, आलू अपनी साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 84 रुपये, मार्केट में 90। प्याज 6 रुपये इजाफे के बाद 62 से बढ़कर 68 रुपये और मार्केट में 80 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमत बगैर इजाफे के 78 रुपये, मार्केट में 90 रुपये। और अदरक चाइना की कीमत बगैर रद्दोबदल के 420
420, मार्केट में 450। लहसुन हरनाई जो है 245 रुपए, मार्केट में 250 से 300 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। इसके साथ साथ सब्ज मिर्च की कीमत बगैर अदो बदल के 80 रुपए, मार्केट में 100 रुपए। फूल गोभी 5 रुपए सस्ती होती 145 से कम होकर 140 रुपए, मार्केट में 160। बंद गोभी 100 रुपए, मार्केट में भी 100 रुपए में दस्तयाब है। टिंडे 190 रुपए, मार्केट में 200 से लेकर 250 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। और घिया कद्दू की जो कीमत है 10 रुपए महंगी होती है 175 से बढ़कर 185 रुपए, मार्केट में 200 रुपए में बेचा जा रहा है। बैंगन की बात कर ली जाए तो 80 रुपए, मार्केट में 150। खीरे 95, मार्केट में 100। मटर की कीमत 250, मार्केट में 270 से 300। पालक 85 रुपए, मार्केट में 90 रुपए। शिमला मिर्च 190, मार्केट में 200। और भिंडी तोरी 145, मार्केट में 150। गाजर 95 रुपए, मार्केट में 100 रुपए। अरबी की कीमत 85 रुपए, मार्केट में 110 से लेकर 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों की कीमतों का जायजा लिया जाए तो सेब गाचा अपनी कीमत पर कायम रहता हुआ 200 रुपए, मार्केट में 250। केला साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 140, मार्केट में 150। आम चौंसा 250, मार्केट में 300 रुपए। और जो अमरूद है 50 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है, मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। आलू बुखारा की साबका कीमत कायम रही है 180 रुपए, मार्केट में 200। खुबानी मोटी 40 रुपए महंगी होती 210 से बढ़कर 250, मार्केट में 300 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। मजमूई तौर पर कीमतों की बात कर ली जाए तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त तवातुर के साथ महंगा हो रहा है। सब्जियों की कीमतों में भी आज रद्दोबदल रिकॉर्ड किया गया है। फलों की साबका कीमतें ज्यादातर मुस्तहकम रही हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इनारू, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं सालगिरह के हवाले से। मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमारे लिए बहुत ख़ास हैं और आपकी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन होता है आपकी सालगिरह का। आप अपने प्यारों को अपनी सालगिरह के हवाले से भी आगाह कर सकते हैं और इसी तरह से अपने प्यारों की सालगिरह हमें भेजकर हमसे शामिल करेंगे सिटी एट 10 के प्रोग्राम में। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, उस पर आपने अपनी सालगिरह के हवाले से पिक्चर या वीडियो हमें शेयर कर देनी है और साथ ही साथ अपनी बर्थडे की डेट जो है वो भी बता देनी है। आपकी बर्थडे को शामिल करेंगे हम हमारे प्रोग्राम में। आज जो है बर्थडे मना रहे हैं, मुबारकबाद, आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे और आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं झंग के हवाले से। झंग जो है वो एक तारीखी शहर है और वहाँ के शहर के जो लोग हैं वो बहुत मोहब्बत करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे कि शहर के क्या मसाइल हैं झंग के। और मैं ये समझती हूँ कि झंग बहुत खुशकिस्मत है कि झंग को हमेशा से मुखलिस ऑफिसर मिले हैं। तो आज जो जिन गेस्ट ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है उनका ताल्लुक भी झंग से है और झंग की तारीख का कामयाब जश्न बहारा का इवेंट भी करवा चुके हैं और इसके साथ साथ झंग के जितने भी मसाइल हैं उन्हें बहुत करीब से देखते भी हैं, समझते भी हैं और इन्हें हल कराने के लिए कलीदी किरदार भी अदा कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ मार मोहम्मद अकरम भरवाना साहब की। आप चीफ ऑफिसर हैं ज़िला कौंसल झंग के। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत से। कैसा रहा सफ़र? जी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आपके सिटी 41 पे आके ज्वाइन करके, आपकी सारी टीम से मुलाकात करके। और माशाल्लाह आपकी सिटी 41 की बहुत अच्छी रेपुटेशन है ऑल ओवर द रीजन। और लाहौर में भी सिटी 42, मेरी अभी रमज़ान साहब बैठे हैं, इनसे यही डिस्कस हो रही थी। रोही है, कराची में है आपका सेटअप, वहाँ यूके में, इंग्लैंड में है, सिटी 44 है। तो ऑल ओवर पाकिस्तान आपका बहुत अच्छा जो मीडिया ग्रुप है उसकी बहुत अच्छी रिप्यूट है और बहुत अच्छी रेटिंग है उसकी। और लोग बहुत शौक से सिटी जो आपका चैनल है उसके रीजन उसके बहुत ज़्यादा इसकी बहुत अच्छी रेटिंग है और बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी है। थैंक यू सो मच। आपके जो वर्ड्स हैं वो हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। हमारे लिए भी बहुत ऑनर की बात है कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और यहाँ पर मैं तारुफ करवाना चाहती हूँ सिटी 41 के झंग के ब्यूरो चीफ मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रमज़ान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया रमज़ान आपका। आई नो कि स्केड्यूल काफ़ी बिजी होता है लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला। आप बताएं आपका सफ़र कैसा रहा? सफ़र 100 किलोमीटर का है यहाँ से और वो हमेशा ही अच्छा होता है क्योंकि मैं फैसलाबाद को अपना दूसरा घर समझता हूँ और आपकी प्रोडक्शन टीम और जो मेरे कुलीग हैं मुझे यहाँ पे हमेशा आके बड़ा अच्छा लगता है। और फैसलाबाद तालीम के हवाले से मेरा दूसरा घर है, जॉब के हवाले से मेरा दूसरा घर है। मुझे हमेशा यहाँ पे आके ना अच्छा लगता है और उस टीम के माबैन बैठना और ये यहाँ पे हमेशा मेरे लिए यादगार लम्हात होते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये हमारे लिए भी आपके साथ दोबारा से कोऑर्डिनेशन करना तो बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी अर्से बाद डिफरेंट डिस्कशन होती हैं, टॉपिक्स जो हम डिस्कस करते हैं। झंग के हवाले से बात करते हैं तो मार मोहम्मद अकरम साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी सर्विसेज मैंने देखा कि माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े शहरों में भी रही हैं, तो किस शहर में सर्विस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई या कहाँ पर आपको लगा कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क यहाँ के हैं?
मेरी फर्स्ट जो पोस्टिंग थी वो थी डीजी खान में, और इट वाज इंटायरली मतलब बहुत एक मुख्तलिफ एक नया तजर्बा था, क्योंकि वहाँ एक सराइकी रीजन है, और जब लोग वो सराइकी में हमसे बात करते थे तो एक तो बहुत लगा कि ये बहुत एक मीठी सी ज़बान है, और उनका लबो लहजा, उनकी प्रोनाउंसिएशन सराइकी की और एक हमारे लिए एक नई चीज़ थी। और समटाइम्स मुझे ऐसा भी लगा कि लोगों को कहना पड़ता था कि प्लीज़ आप अगर उर्दू में हमसे बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी बात की समझ नहीं आती थी। वो टिपिकल सराइकी लहजा था वहाँ का, एक वो हमें अच्छा भी बहुत लगा, और लेकिन साथ ये भी था कि कुछ चीज़ों की हमें समझ भी नहीं आती थी, हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती थी। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ डीजी खान में, और डेरा गाजी खान रीजन में, सदर्न पंजाब रीजन है। और उसके अलावा वहाँ के पता है आपको, राजनपुर वहाँ से करीब है, मुल्तान रीजन है, उसके बाद वहाँ जो है फोर्ट मिनरो है वहाँ से करीब, और वो इलाके पहली दफ़ा मुझे वहाँ मौका मिला पोस्टिंग का। उसके बाद मैं सरगोदा भी मैं सर्व किया है, चिनौट भी रह चुका हूँ, कसूर भी रह चुका हूँ, और जंग भी मुतअद्दिद बार 2-3 दफ़ा मैं यहाँ भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में सर्व कर चुका हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऑल ओवर तमाम इजला। हमारा अपना मुल्क है, अपना सूबा है, तो अपने लोग हैं, एक अपनायत का एहसास होता है हर जगह जाके, ऐसा कोई फील नहीं होता किसी पराई जगह पे आ गए। लेकिन मुझे डीजी खान लोग बहुत अच्छे लगे, सराइकी एरिया था, तो इस हवाले से मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा इलाका लगा। सही, बिल्कुल। और आपने जिस तरह से बात की सराइकी की, वाकई बहुत मीठी और खूबसूरत सी जुबान है। मैंने बड़ी दफ़ा सीखने की कोशिश की, लेकिन जुबान पे अबूर हासिल करने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। तो मैं यहाँ पर रमज़ान मिर्ज़ा साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम झंग के हवाले से बात करें, एक तारीखी शहर है, इस शहर की खूबसूरती के हवाले से भी हमने बहुत बातें भी देखी हैं, लेकिन अभी तक मैं झंग कभी नहीं गई, लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगी। तो शहर के मसाइल क्या हैं, कौन कौन से मसाइल आप समझते हैं कि ये फ़ौरन से हल होने चाहिए, ये शहरियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? जब मैंने 2022 में झंग बतौर ब्यूरो चीफ ज्वाइन किया, तो यहाँ से जाने से पहले मैं ये सोच के बैठा था कि एक रिवायती शहर तो है ही, तारीखी शहर तो है ही, बड़े बड़े कद्दावर सियासतदान झंग ने पैदा किए हैं, तो झंग उतना ही खुशहाल शहर भी होगा, उतना ही साफ सुथरा भी होगा। लेकिन वहाँ जाके मुझे खासी मायूसी हुई कि वहाँ पर बहुत से इदारे, जिनमें खसूसी तौर पर म्यूनसिपल कमेटी झंग, वो अपनी बेहतरीन अंदाज में सर्विसेज झंग को नहीं दे रही थी, और वहाँ पे सफाई के मसाइल हमने देखे, वहाँ पे सीवरेज के मसाइल देखे। अब जो सबसे अहम बात है कि उसकी बुनियादें जो हैं वो 1200 ईस्वी और उससे पहले भी मिलती हैं। इतना पुराना शहर है, मतलब 600, 700, 800 साल पुराना शहर है, और उसकी बुनियादें शायद उससे भी ज्यादा पुरानी हैं। और वो जो कस्बे थे कभी मघियाना, जो झंग सिटी एक छोटा सा शहर था अलग से, और जो सैटेलाइट टाउन नया आबाद हुआ, वो सारा मर्ज होकर एक बड़ा शहर बन चुका है। तो वहाँ पे तंग बाजार, तंग गलियां, और वहाँ पे मुख्तलिफ चीजें देखने को मिली। एक ही शहर के अंदर वो जो कहते हैं ना कि इतनी तंग गलियां हैं कि वहाँ पे सिर्फ अब निकाह की गुंजाइश ही रह जाती है। ये मैंने सुना था लाहौर के हवाले से। ये झंग में भी ऐसी गलियां मौजूद हैं, झंग में भी ऐसी गलियां मौजूद है, और हम इंशाल्लाह इसको रिपोर्ट भी किसी वक्त करेंगे। और खुले बाजार हैं तो फिर सैटेलाइट टाउन और बड़ा प्लान्ड इलाका है, तो वहाँ पे मसाइल बहुत ज्यादा थे। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ सरकारी इदारों ने, और मोहसिन नकवी साहब का चूंकि वो आबाई इलाका भी कहा जाता है, या उनका भी ताल्लुक उस शहर से रहा है, तो इदारों के जरिए उन्होंने उस शहर को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की है। और मैं ये देखता हूँ कि अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जैसे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सफाई की जिम्मेदारी दे दी, उससे पहले भी झंग अकरम बरमाना साहब जैसे ऑफिसर्स की कोशिशों से साफ भी हुआ, और वहाँ पर सीवरेज के मसाइल भी हल हो रहे हैं, और वहाँ पर अब झंग जो है हमें फलता फूलता और खुशहाल शहर जो है वो अब दिखता नजर है। बिल्कुल इसी तरह से एक शहर की खूबसूरती वहाँ के लोग होते हैं, फिर वहाँ पर शहरियों को किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये बहुत अहमियत की हामिल होती है ये बात। तो इसमें काम होना शुरू हो गया, और बहुत हद तक जिस तरह से रमज़ान मिर्ज़ा साहब अभी बता रहे थे कि झंग अब बेहतरीन कंडीशन में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसी तरह से खूबसूरती, सफाई और सफाई के इंतजाम है वो भी बेहतर होते हुए जा रहे हैं। तो मार मोहम्मद अकरम साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा सा आप अपनी एजुकेशन के हवाले से बताइए, आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की? अगर यहाँ पर मैं नाज़रीन को बताऊँ, आपका ताल्लुक माशाल्लाह एक सियासी घराने से भी है, और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा काम भी किया हुआ है। जी बिल्कुल, हमारी फैमिली सिंस 1960s वो पॉलिटिक्स में है,
और हमारी फैमिली में अल्लाह ताला के फजल करम से 7 to 8 टाइम्स मौका मिला। हमारे बड़े भाई वालिद साहबान उनको असम्बलीज में रहने का, कैबिनेट्स में भी रह चुके हैं। तो इसके अलावा मैं जो मेरी एजुकेशन है सेक्रेड आर्ट स्कूल और चनाब कॉलेज जंग के अलावा फिर मैं ग्रेजुएशन की मैं GC यूनिवर्सिटी लाहौर से, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट सर्विस में आया। तो उसके बाद तकरीबन नियरली ऑलमोस्ट 18 ईयर्स है ऑन पास मैं जब से सर्विस में हूँ। तो कई स्टेशन पे काम किया है और जंग का एक्सपीरियंस हो बीइंग अ होम टाउन बहुत अच्छा लगा है। अपने होम टाउन अपने घर के लोगों की खिदमत करते हुए अभी मैं अपने यहीं जंग में पोस्टेड हूँ, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जंग में हूँ। और यहाँ पे जैसा रमज़ान साहब ने बताया है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक स्टेशन है और हमारा जंग बेसिकली एक पसमानदा शहरों में, पसमानदा इलाकों में रहा है हमेशा से। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले मोहसिन नकवी साहब की जब से तवज्जो रही है जंग में, अब उसकी काफ़ी मामलात जो जंग के बेहतरी उसमें आ रही है आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। हम भी अपना पूरा जो है कोशिश कर रहे हैं जंग के मामलात बेहतर करने के लिए। हमारी एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे डिप्टी कमिश्नर, उनकी सरबराही में उनकी पूरी हम जो टीम है उनकी कोशिश करें कि जितने जंग के हम मामलात बेहतर हो सके। बिल्कुल सही। शहर के मसाइल जो हैं वो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो मैं समझती हूँ कि टाइम के साथ साथ ठीक होते हैं। ऐसे में तमाम एंटिटीज़ जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, जिसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगी, इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो रही है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में खुशामदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि फैसलाबाद हो, जंग हो, मैं ये समझती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में ना तफरी के मौके होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना फैसलाबाद में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ना ही जंग में उस तरह से हुआ करती थी। तो इस चीज़ को एक्टिव करने के लिए माहर मोहम्मद अकरम साहब जो हैं उन्होंने तारीख का सबसे बड़ा जो जश्न बहारा का इवेंट है वो करवाया था। उनसे मैं पूछती हूँ कि सर ये भी बताइएगा कि उस इवेंट के पीछे पर्पज़ आपका क्या था, किस तरह से वो इवेंट रहा? बैकवर्ड एरियाज़ हैं जंग में, इसमें पुराना अजला है, पसमानदा इलाकों में से एक है। अब हालात बेहतर हो रहे हैं इंशाल्लाह, लेकिन हमने जश्न 12 जंग का कराया अप्रैल 2025 में। हमारा मकसद इसके पीछे यही था कि हमारे जंग में इतनी लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, इतना वो रिक्रिएशन की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं, कहीं बाहर आ जा नहीं सकते, लोग स्ट्रेस में होते हैं। अपनी एक नफ्सा नफ्सी का आलम है, आपको पता है हर जगह पे लोग परेशानियों में घिरे हुए हैं। उनको वो जो है वो तफरी चाहिए, जिसके मौके उनको कम मिलते हैं। तो हमारा मकसद ये था कि इसको इवेंट को इतना बड़ा हमने उसको उठाएं। हम चाहते थे कि एक हिस्ट्री मेकिंग हो, कि जंग के लोगों को ऐसी चीज़ पहले ना मिली हो और उनको हम लोगों को खुशियां दें। और इतना एक बहुत बड़ा इवेंट हमने कराया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से हमने सारा मैनेज किया। और ये मेरे ख्याल है जंग की हिस्ट्री में पहली बार इस तरह का इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। और हम खुद हैरान थे और हमें खुशी भी हुई देख के कि जश्न 12 के 4 रोज़ा तकरीबात के दौरान जंग की सड़कों पे जैसे ही शाम होती थी गहमा गहमी शुरू हो जाती थी, सारी आवाम घरों से निकली हुई थी और आपको रोड्स पे जितने भी लोग और ट्रैफिक और बाइक्स पे और पैदल लोग जितने भी नजर आ रहे थे, कहीं कोई लोग मुशाहरे में जा रहे हैं, कहीं हमारे को लोग फूड स्ट्रीट में जा रहे हैं, कहीं हमारे म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज में जा रहे हैं, कहीं लोग घोड़ा डांस पे जा रहे हैं, टेंट पैकिंग। इतना बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, हमारे 1000 से ज्यादा घोड़ा वहाँ पे आए, 1000 से ज्यादा घुड़सवार वहाँ पे शरीक हुए हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान और पंजाब। और माया नाज घुड़सवार उन्होंने वहाँ शिरकत की। और इसमें बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशंस हुए, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और हॉकी के कंपटीशंस हुए, मतलब स्पोर्ट्स कंपटीशंस, आर्चरी भी इसमें शामिल है। और ऑल ओवर पंजाब प्लेयर्स, बहुत बड़े बड़े हमारे मतलब माया नाज खिलाड़ी, इंटरनेशनल प्लेयर्स उन्होंने शिरकत की। और इवन जो हमारी प्राइवेट सर्कस थी वो भी इन दोनों वहाँ जश्न आज़ादी के दिनों में जंग में थी। कुछ लोग वहाँ सर्कस में जा रहे हैं, कुछ घोड़ा डांस, टेंट पैकिंग, फूड स्ट्रीट, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस। और हमारा सबसे आखिरी इवेंट था फायरवर्क्स का, और उसमें हमारा ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट था जिसमें हमारे पाकिस्तान के नेशनल लेवल के सिंगर्स हमने वहाँ बुलाए हुए थे। और एक कहते हैं खिड़की तोड़ रश था, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी कमिश्नर, हम सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हम वहाँ बैठे थे और वी वर सरप्राइज्ड
हमें एट द स्पॉट बताया गया कि ऑलमोस्ट 60,000 people, more than 60,000 people have entered the venue. Wow, that's और great. एजेंसीज ने हमें उस वक्त आके लाइव बताया कि 60,000 से जायद लोग इस वक्त आपके पंडाल में आ चुके हैं। और ये उस वक्त लोगों का जोशो खरोश वलवला इतना ज्यादा था कि इंतजामिया से आवाम संभाली नहीं जा रही थी। ये रमजान साहब को पता होगा सारा। और बहुत लोग खुश थे माशाल्लाह। बहुत एक ग्रैंड म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस हुई, बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। और उसमें ये भी है कि हमें इसकी एप्रिसिएशंस बहुत ज्यादा मिली हैं। गवर्नमेंट से एप्रिसिएशंस मिली हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मिली हैं। और हमारा बहुत सुपर हिट और कहते हैं डुपर हिट, ये हमारा बिल्कुल सुपर डुपर हिट आपका वो प्रोग्राम। कि आप जिस तरह से बता रहे हैं मेरे माइंड में ना विजुअल चलना स्टार्ट हो गए हैं, तो मुझे सुन के इतनी खुशी हो रही है। तो रमजान मिर्जा साहब, आपने तो वो इवेंट अटेंड भी किया होगा, क्या क्या असल इंसाइट्स में हैं? आप ये समझ लें कि सिटी 41 उसमें बतौर पार्टनर अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा था कि कोई चीज ऐसी जो वहां पे परफॉर्म हो रही है वो रह ना जाए। और मैं बड़े वसूख से ये बात कहता हूं कि फैसलाबाद की इंतजामिया भी इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं करवा सकी, क्योंकि मैं यहाँ पे भी लगभग 8 साल रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। सिटी 41 ने 2 मेगा प्रोग्राम किए, एक दिन के कमाल प्रोग्राम थे। बिल्कुल। लेकिन झंग जैसे शहर के अंदर इस लेवल का प्रोग्राम कर देना कि आप वहां पर नेजाबाजी के मुकाबले भी करवा रहे हैं, वहां पे आप पूरे पंजाब से क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनको बुला रहे हैं, आप वहां पे जो दीगर रिवायती खेलें हैं वो आर्चरी हो, तीरंदाजी हो या जैसे दीगर खेलें, बास्केटबॉल हो या फुटबॉल हो, कबड्डी हो, आप हर वो खेल जो कि इस रीजन में खेला जाता है उसके सारे खिलाड़ी एक जगह पे इकट्ठे कर दिए। आपने नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल के जो सिंगर्स हैं वो झंग की आवाम के सामने पेश कर दिए। वो ज़हूर लोहार हों, रमजान जानी हो या बहुत से और लोग, सहर गुल हों, और उनका जो सिग्नेचर सॉन्ग आपको बेहतर पता है। तो मैं समझता हूँ कि झंग के वासियों के लिए एक ऐसी इंटरटेनमेंट, और 4 से 5 दिन वो फेस्टिविटी थी, और कॉमेडियन थे, कॉमेडियन ने भरपूर अंदाज में परफॉर्म किया। और मैं चूंकि उस लास्ट डे के फायरवर्क को और वो जो सिंगिंग कॉन्सर्ट था उसको कवर कर रहा था, तो मैं भगवान साहब के पास आया और मैंने कहा कि सर जितना रश है ना ये कंट्रोल नहीं होगा, पुलिस बुला लें। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि डिप्टी कमिश्नर झंग ने फौरी तौर पर जो है वो डीपीओ से बात की कि भाई जितना रश है इन्होंने जंगले शंगले उखाड़, पुलिस जो है वो हमें क्विक रिस्पॉन्स पुलिस दें। और वहां पर जो है वो जो हमारे तंदुरुस्त तवाना जवान है वो तैनात हुए, लेकिन इसके बावजूद भी रश कंट्रोल नहीं हो रहा था। और मैं ये दुआ कर रहा था या अल्लाह ये आखिरी शाम जो है वो खैरियत से गुजर जाए। इतना बड़ा रश था और झंग के वासियों को इतनी बड़ी फेस्टिविटी देना जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी तो थी ही, लेकिन जिस तरह जिला काउंसिल ने उसको फ्रंट से लीड किया और वो कहते हैं ना कि 1 रुपए की भी बचत सोचे बगैर एक भरपूर एक्टिविटी दी, और ये देखा कि झंग के वासियों ने इसको भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। और यही वजह है कि इन्होंने प्लान किया अब कि हमने जश्न जो आज़ादी है उसको भी उसी लेवल पे जो है वो मनाना है। मतलब झंग के लोग जो हैं, झंग के वासी जो हैं वो तैयार हो जाएं, ग्रैंड जश्न आज़ादी उन्हें देखने को मिलेगी, सेलिब्रेशन। बिल्कुल तो मैं मां साहब आपसे exactly. ये जानना चाहती हूँ किस तरह से जश्न आज़ादी की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी मैं इवेंट के हवाले से बात कर रही थी जश्न बहारा के, तो ये तो बहुत ग्रैंड था, तो क्या जश्न आज़ादी का इवेंट भी इतना ही ग्रैंड होगा? जी बिल्कुल। मार्का हक, बुनियानुम मरसूस, उनको लेके इस दफ़ा 2025 का जो जश्न आज़ादी है इनको एक साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है इस दफ़ा। ठीक है। मार्का हक, बुनियानुम मरसूस और हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक उसको जोड़ दिया गया है इस दफ़ा 2025 के जश्न आज़ादी तकरीबात के साथ। सही। और इनका आगाज फ्रॉम द 1st of August वो शुरू कर दिया गया है। फ्रॉम 1st to 14th of August ये हमारी तकरीबात शुरू हो चुकी हैं 1st अगस्त से। और इसमें एक दफ़ा फिर हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से जो है वो मजीद अमजीद पार्क झंग में 12 और 13 अगस्त की शाम को हमारी म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस हैं। हमारे बहुत अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं वहाँ पे।
2-3 सिंगर्स हमारे 12 की शाम को परफॉर्म करेंगे, 2-3 सिंगर्स हमारे 13 को परफॉर्म करेंगे, और 13th की इवनिंग को हमारी एक बहुत अच्छी ग्रैंड फायर वर्क्स भी हैं वहाँ पे, और एक वहाँ हमने फैमिलीज की वो जो एंट्री है उनको उन्हीं तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। बिल्कुल, फैमिलीज के लिए भी अलग से इंतजाम होने चाहिए। जश्न आज़ादी के हवाले से क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, इस पे हम फर्दर भी बात करेंगे। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। अब बात करते हैं उस टॉपिक के हवाले से जो अक्सर हमारे घरों में ज़ेरे बहस रहता है। शादी की प्लानिंग के हवाले से बात हो या इन्वेस्टमेंट कहीं पर करनी हो, तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि सोने का क्या रेट चल रहा है। तो गोल्ड प्राइस के हवाले से मैं अपने नाज़रीन को आगाह करती चलूँ कि आज जो गोल्ड प्राइस है या जो लोग चाह रहे हैं कि वो गोल्ड खरीदें, तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि सोना जो है वो थोड़ा सा सस्ता हुआ है। यूँ मान लें कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी कम कीमत भी बहुत सारे लोगों को खुशी दे देती है। तो आज के अगर हम प्राइस की बात करें तो आज 1 तोला जो है गोल्ड रेट की प्राइस 3,62,200 है, और इसके साथ साथ 10 ग्राम के अगर हवाले से बात करें तो 10 ग्राम की जो प्राइस है वो 3,10,530 रुपये है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस में 1 से 200 रुपये जो है वो कमी आई है, लेकिन इससे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जो है वो ताज़ा हो गई होंगी कि शायद सोने की कीमत जो है वो मज़ीद और गिर जाए, और सोना क्या राइट प्लेस है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं। ये जो रोज़ाना सोने के या गोल्ड के रेट हैं ये दिन ब दिन बदलते रहते हैं, फ्लक्चुएशन आती है, तो इसी तरह से जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट में आप लोगों का माइंड भी बदलता रहेगा। लेकिन खैर हम आपको हर डेली जो है वो गोल्ड प्राइस के हवाले से आगाह करते चलते हैं ताकि आप जो हैं वो अवेयर रहें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, और अब बात कर रहे थे जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले कि झंग में जो है जश्न आज़ादी के हवाले से एक मेगा इवेंट होने जा रहा है। मेगा इवेंट में क्या क्या इवेंट्स होंगे, इस हवाले से माहर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो माहर साहब मुझे बताइएगा कि इवेंट के हवाले से आप बता रहे थे कितना ग्रैंड लेवल का इवेंट है, क्या क्या फैसिलिटेशन वहाँ पर मौजूद होगी, क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी शहरियों के लिए। जी, मैं पहले आपको बता रहा था 1 अगस्त से हमारी तकरीबात जो है उनका आगाज़ हो चुका है, और 12 और 13 की इवनिंग से हमारे वहाँ पे फूड स्ट्रीट का एहतमाम है, और प्योरली बिल्कुल इंशाल्लाह ये फैमिली फंक्शन होगा। बच्चे आए, फैमिलीज आएंगी इसमें, और उनके लिए बहुत अच्छी वहाँ मज़े मज़े के खाने डिशेस वहाँ पे अवेलेबल होंगी। और उसके अलावा वहाँ पे म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस भी उसके साथ शाम से स्टार्ट हो जाएंगे। फायर वर्क्स भी हैं प्रोग्राम में, और लाइव हमारे बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस होंगी वहाँ पे। और 14 अगस्त को भी हमारा जो मॉर्निंग का जो ज़िले मरकज़ी तकरीब है हमारी, वो वहाँ पे इनकाद होना है। उसका तकरीबन 8:30 बजे के बाद परचम कुशाई, और उसमें मुख्तलिफ हमारे बच्चों की स्कूल के बच्चों की उनकी नेशनल सॉन्ग्स की, मिली नगमों की परफॉर्मेंसेस होंगी। मार्च पास्ट होगा, वहाँ पे पुलिस और रेस्क्यू वगैरह इनके 3-4 हमारे दस्ते हैं, उनका मार्च पास्ट है, वहाँ शजरकारी है, उसके बाद एंड पे हमारी रैली होगी। तो मुख्तसर ये कि हमारी तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली हमने 2 दिन पहले यौम इस्तेहसाल कश्मीर वो सेलिब्रेट किया है, वो बहुत अच्छा इवेंट हमारा हुआ है। तो हमारी जो 1 अगस्त से हमारी ये प्रिपरेशंस जो थी वो उससे पहले की हमारी शुरू हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट, बड़ा इवेंट होगा, और लोग जंग की आवाम के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, और इसमें बढ़ चढ़ के उम्मीद है लोग आएंगे, फैमिलीज आएंगी, बच्चे आएंगे, और रिक्रिएशन की, एंटरटेनमेंट की हम बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दोबारा उनको देने जा रहे हैं अपने जंग के लोगों को, ताकि तफरीह के मौके जब भी हमें मौका मिले जंग के लोगों को अच्छी तफरीह हम मैसर करें। बिल्कुल, एक साल में 2 बड़े इवेंट। और मैं दिलचस्प बात बताता हूँ। फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और MCF बहुत बड़े इदारे हैं, अरबों रुपए बजट्स हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि फैसलाबाद के वासियों के लिए फायर वर्क का एहतमाम किया जा सके। अच्छा, एक और दिलचस्प बात बताता हूँ, ये सारे खर्चा जेब से नहीं कर रहे होते, इन्होंने भी कुछ ना कुछ वहाँ के जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी हेल्प लेनी है। उसकी वजह यह है कि सारा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाला जा सकता। मकसद क्या है कि अवाम का पैसा अवाम पे खर्च करना है, और झंग जैसे शहर में अगर फायर वर्क हो सकता है तो मेरा ख्याल है कि फैसलाबादियों को भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे भी कुछ कर लें। यहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं उनकी जानिब से जरूर होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो झंग के लिए ये बड़ी अहम बात है। और इस बार जब मार साहब प्लानिंग कर रहे थे तो वो मशावरत हुई कि भाई क्या क्या चीजें करनी है, उसमें फिर हमने फैसला ये किया मार साहब की मशावरत के साथ कि फैमिलीज को हम जो है वो इनवाइट करें, ताकि एक तो जो
गैदरिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके, डिसिप्लिन रहे। बिल्कुल। और दूसरा मकसद ये है कि खवातीन को भी एक अच्छा माहौल दिया जाए ताकि वो भी खुले आजाद फिजा के अंदर सांस लें बिल्कुल। और वो लाइव परफॉर्मेंसेस जो हैं वो देख सकें। ये अभी तक की प्लानिंग ये है, ठीक है। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ये झंग की तारीख का एक और कामयाब तरीन जश्न आजादी होने जा रहा है चलिए, जिसमें हमारी लाइव दुआएं परफॉर्मेंसेस बहुत भी यहाँ ज्यादा बहुत कुछ है। दुआएं हैं कि झंग के लिए ये इवेंट जो है बहुत अच्छा साबित हो और इसके साथ साथ ऐसे इवेंट्स ना होने चाहिए। फैसलाबाद हो, झंग हो, चिन्योट हो, यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर इस तरह की इंटरटेनमेंट की फैसिलिटेशन हो ताकि इतनी स्ट्रेसफुल जिंदगी है तो अपनी जिंदगी के तमाम मसाइल एक तरफ रखें और लेकिन जहाँ पर आपको मौका मिले 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के हवाले से कोई भी इवेंट हो तो मैं ये समझती हूँ कि हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मार साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि इतना बड़ा इवेंट है, इसकी तैयारियां भी बहुत अच्छे से जा रही हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल किस तरह से रहेगी, क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी, बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और इसमें हमने मीटिंग्स में हमारे डिस्कस हो चुका है। इसमें लेडी पुलिस कांस्टेबल्स भी वहाँ मौजूद होंगी, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ पे मौजूद होंगे ठीक है। और बाज़ाब्ता उनकी जो एंट्री पॉइंट्स पे हम उनको छानबीन करके ही लोगों को भेजेंगे अंदर। सिर्फ फैमिलीज को एंट्रेंस वहाँ पे अलाउड होगी। ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उनको भी हमने हायर कर लिया है वहाँ पे, जो चूँकि वहाँ पे 3-4 दिन वहाँ हमारे फंक्शन चलना है, सफाई सुथराई के हवाले से इक़दामात भी और वो फूड स्ट्रीट भी वहाँ पे रहनी है, इससे लोगों की एक हसल एंड बसल होनी है, बिल्कुल रश रहना है वहाँ लोगों का। तो उस हवाले से देखते हुए जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं हमने सबको वहाँ पे इंगेज किया हुआ है और तमाम डिपार्टमेंट जिस तरह फूड अथॉरिटी वाले हैं उनके थ्रू हम वहाँ फूड स्ट्रीट का हमने एहतमाम करवाया है। तो होता भी एक टीम वर्क है, लेकिन सारी बेसिक जो है वो मैनेजमेंट तो वो हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से कर रहे हैं। जिस तरह रमज़ान साहब ने कहा कि आवाम का पैसा आवाम पे लगाना, असल में ये इट मैटर्स अ लॉट। अगर आप बड़े शहर में होके बड़े इदारों में रह के अगर आप आवाम का पैसा आवाम पे नहीं लगाते तो मेरे ख्याल है इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं कि आपके पास रिक्रिएशन के स्पोर्ट्स के करोड़ों रुपए पड़े हों और वो आवाम के किसी काम ना है। और इस चीज़ पे हर कोई सोचता भी उस तरह से नहीं है और इस पे सोच रखना, इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवाना, मैं समझती हूँ कि ये बहुत कम लोगों को अल्लाह ताला ये तौफीक देता है और तमाम लोगों को जो कि बड़े बड़े ओहदों पे हैं उन्हें हमारे शहर पे जो है तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस पर तवज्जो लाजमी देंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है झंग के हवाले से कि झंग की आवाम को क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एक जो चीज़ है मैं देख रही हूँ कि आजकल मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो गया है। मानसून के छठे स्पेल का आगाज़ हो गया है। झंग इसीलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि झंग को 2 दरिया जो है वो सराब करते हैं, वहाँ पर फ्लड की वार्निंग भी है। तो ज़िले इंतज़ामिया जो है वो किस तरह से इन वार्निंग को ले रही है, क्या तैयारियाँ की जा रही हैं। तो मार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं मार मोहम्मद अकरम साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फ्लड की वार्निंग भी मिली हुई है, मौसम अनप्रडिक्टेबल है, तो क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं ताकि किसी भी किस्म के हादसात से बच सकें। जी बिल्कुल, फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ में हमारा झंग भी शामिल है क्योंकि इसमें दरियाए चनाब और दरियाए झेलम 2 दरिया गुजरते हैं और वो हेड त्रिमू पे जाके इकट्ठे होते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा नुकसानात का बाइस जो बनता है वो दरियाए झेलम की निस्बत दरियाए चनाब सबसे ज़्यादा नुकसान करता है झंग के एरियाज़ में। और जब से हमारा मानसून सीज़न स्टार्ट हुआ है उसमें कई दफ़ा पानी के मुताबिक वो रैले आ चुके हैं और अभी तक दर्जनों जो हैं वो देहात जो मुताबिक बार बार वो ज़ेर आब आ चुके हैं। लेकिन आजकल तो पानी मामूल के मुताबिक बह रहा है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं वो कई हफ्ते पहले के वो इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से भी हमारे फ्लड रिलीफ कैंप्स हमने बनाए हैं। हमारे 24/7 जो हमारा स्टाफ है वो डिप्यूटेड है, उनकी ड्यूटीज़ हमने लगाई हुई हैं और हेल्थ की टीम्स और लाइफ स्टॉक की टीम्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो हमारे फील्ड्स में हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो अली अकबर साहब हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर, वो भी बहुत एक्टिव हैं इस मामले में, उनकी टीम बहुत एक्टिव है, हम सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन के। लेकिन अभी तक अल्लाह ताला का शुक्र है कोई खातिर खा ऐसा कोई बड़ा नुकसान देखने या सुनने में नहीं आया। बहुत अच्छे इंतजाम रहे हैं और फ्लड के हवाले से और अभी तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइंदा विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज फिलहाल तो मौसम में बेहतरी है। तो पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा बहुत अच्छी मैनेजमेंट रही है फ्लड के हवाले से।
सही, वाकई मैनेजमेंट अगर हम टाइमली कर लें और चीज़ों को पहले ही हालात की नज़ाकत को देख लें तो हम समझते हैं कि बहुत बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। तो मैं रमज़ान मिर्ज़ा साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप किस तरह से देख रहे हैं कि एक तरफ फ्लड की वार्निंग है, दूसरी तरफ ज़िले इंतज़ामिया की अगर तैयारियों के हवाले से बात करें तो बीइंग अ जर्नलिस्ट आप सेटिस्फाइड हैं? मैं भी हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम सैलाब से बच सकते हैं तो ये तो नहीं बच सकते, हम रोक सकते हैं, बिल्कुल नहीं रोक सकते। इसको बड़े मैस लेवल की प्लानिंग की ज़रूरत है। जो माइक्रो लेवल मैनेजमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की है और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो इनकी जानिब से 18 फ्लड रिलीफ कैंप्स जो है मुख्तलिफ जगहों पे लगाए गए हैं और वहाँ पर रेस्क्यू मौजूद है, महकमा लाइफ स्टॉक मौजूद है, महकमा सेहत मौजूद है, महकमा रेवेन्यू मौजूद है और दीगर जो अलाइन डिपार्टमेंट हैं उनके बंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिला कौंसिल इसको लुक आफ्टर कर रहा है और निगरानी जारी है। अब मामला यह है कि अगर पानी मामूल से ज़्यादा आता है तो फिर वहाँ से खुदा न खास्ता जानवरों का और इंसानों का इनखला ज़रूरी होता है, उसके अरेंजमेंट्स मौजूद हैं। अब कोई एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 18 मोज़ाजात जो हैं वो मुतासर हुए हैं। जिन इलाकों में हम रहते हैं वहाँ पर देहात जो हैं, एक देहात में 5 से 10 हज़ार की आबादी होती है और 100 से 150 200 तक घराने हो सकते हैं। लेकिन जो ये फ्लडेड एरियाज हैं वहाँ पे एक घर एक जगह पे है, दूसरा घर वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तीसरा घर तो 2 किलोमीटर दूर है, 4-5 घर एक जगह पे हैं, 1-2 डेरे एक जगह पे हैं। तो वो बड़ी स्कैटर्ड सी आबादी होती है। जहाँ जिसकी ज़मीन है वो उसके किसी एक कोने में सड़क के आर पार जो है वो घर बना लेता है। तो वहाँ पर सर्विस फ्राहम करना, चीज़ों की रसद, चारे की फ्राहमी, ये इंतज़ामिया के लिए बड़ा चैलेंज होता है। गो के वहाँ पे रहने वाले मकीन जो हैं वो इंतज़ामिया के इंतजामात से कई बार मुतमईन दिखाई नहीं भी देते। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो दरिया के बेड में बैठे हैं, रिवर बेड में हैं और वहाँ पे पानी आना ही आना है। पानी जूं जूं बढ़ता जाएगा, जो मुतासरीन इलाका है उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। तो इंतजामिया जो अपने तय कर सकती है वो किया हुआ है। उसको रेगुलेट करना थोड़ा सा वहाँ पे मौजूद जो इंतजामी जिम्मेदारान हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। इस वक्त चनाब का जो बेड है वहाँ पे पानी ज़रूर है, कटाव भी हुआ है और वहाँ पे मसाइल भी हैं। लेकिन मसला ये है कि शहरियों वहाँ पे रहने वाले इलाका मकीनों की भी जिम्मेदारी है कि वो जब पानी आ रहा हो तो वो इन इलाकों से इनखला यकीनी बनाएं ताकि इंतजामिया की जिम्मेदारी भी थोड़ी सी कम हो और वहाँ पे मसाइल भी पैदा ना हो। तो शहरियों को ताउन जो है दरकार जाहिर सी बात है, बहुत जरूरी होता है, उसके लिए अवेयरनेस होती है और कॉपरेशन रिक्वायर्ड होता है। तो शहरियों की तरफ से कोई पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है कि क्या वो ताउन असल में वो हर साल पानी आना है और वहाँ पे रूटीन की जिंदगी है और जब पानी का एक स्पेल आता है तो 2 हफ्ते लगेगा पानी सूखने में, दूसरा स्पेल आएगा तो मजीद 2 हफ्ते। अब जो आखिरी स्पेल 2 से 3 रोज पहले आया था उसके बाद अभी 2 हफ्ते लगेंगे कि उस इलाके से पानी खुश्क होगा और मामूल की जिंदगी बहाल हो सकेगी। ताहम वहां पे जो काश्तकार हैं वो चाहते भी हैं कि इतना पानी उनके खेतों तक पहुंचे, जमीनें सैराब हों और ताकि आने वाली अगली जो फसल है वो बेहतर तौर पे जो है वो उसकी पैदावार मिल सके। लेकिन मसाइल जरूर होते हैं, उनके हल के लिए भी इंतजामिया को भी मजीद बेहतर किरदार अदा बिल्कुल इक़दाम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में हम देखते हैं कि जिस तरह से वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, मानसून के पहले हमने सोचा नहीं था कि इतने ताकतवर होंगे, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है कई इलाकों में क्लाउड ब्रस्ट हुए हैं, तो ऐसे में शहरियों का अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरी तरफ ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितने ज़्यादा, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में बात करती हूँ कि हमें एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। ताउन जहाँ जहाँ पर दरकार है, वो जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से हो, जश्न आज़ादी को मनाने के हवाले से हो, मानसून के हवाले से हो, तो हम सब मिलकर जो है वो चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। मैनेजमेंट भी तब बेहतर होती है जब आपके साथ कॉपरेशन हो या कम्प्रीहेंसिव पॉलिसीज़ हो। तो यहाँ पर मार मोहम्मद अकरम साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का तो सबसे बड़ा इशू ट्रांसपोर्टेशन का है। झंग में ट्रांसपोर्टेशन की क्या सूरत हाल आप देखते हैं और अगर बेहतर नहीं है तो क्या आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में बेहतर हो सकती है? जी बिल्कुल, इसमें रिसेंट अगर पास्ट की तरफ जाएं तो कोई अच्छे हालात नहीं थे ट्रांसपोर्ट के हवाले से, लेकिन अभी मौजूदा हमारी गवर्नमेंट, हमारी मैडम सीएम साहबा, उनके विजन के तहत जिस तरह काम हो रहा है, इसमें इतनी हमने हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हमने बीइंग अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने आज तक नहीं देखी। और ये हमारे पंजाब के अवाम के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइंद है कि हमारी मैडम सीएम जिस तरह एक रेवोल्यूशनरी एक काम किया जा रहा है
लोगों को नजर भी आ रहा है, सिर्फ लिप सर्विस नहीं है, बातों की हद तक नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से। और मतलब कोई ऐसा कोई सेक्टर, कोई प्लेस को उन्होंने छोड़ी नहीं है मैं ये जहाँ समझती पे हूँ कोई कि काम नहीं किया गया। ट्रांसपोर्टेशन हो, पीने का साफ पानी हो, जी। ये ऐसी छोटी छोटी सी जरूरियात हैं जो कि और- हर शहर की होनी चाहिए। तो आई होप सो के जंग के जो शहरी हैं इनके मसले मसाइल भी हल हों और हम देखें कि आने वाले दिनों में जंग जो है वो एक बेहतरीन शहर एक के आखिरी तौर बात पे मैं है। करना जी, चाहूंगा। इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, इलेक्ट्रिक हमारे बसेस जंग जो में। आ रही हैं ये बहुत अच्छा होने जा रहा है और बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं, सड़कों को जोड़ दिया गया है। लेकिन एक चीज जो अब अफसोसनाक है, झंग के पास सिर्फ एक ट्रेन है हजारा के नाम से, बाकी सब ट्रेनें बंद कर दी गई और झंग मोटरवे से 30 किलोमीटर के फासले पर है। बिल्कुल इतना इसी बड़ा तरह से। शहर है, इसको महरूम रखा गया है। जिम्मेदारों का तयन भी होना चाहिए और इस शहर को मोटरवे बिल्कुल, के साथ दो बिल्कुल। रोया सड़क भी देनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से ये छोटे छोटे मसले मसाइल देखने को लगते हैं लेकिन ये बहुत बड़े बड़े इफेक्ट इंसान की जिंदगी पे छोड़ के जाते हैं। तो आई होप सो कि झंग के ये मसले मसाइल जो हैं वो हल होते हुए दिखाई दें। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया मार मोहम्मद अकरम भरवाना साहब, आप अपने कीमती वक्त के साथ यहाँ पर आए और झंग के शहरियों की जितनी भी ज़रूरियात थी, मसले मसाइल थे, वो उजागर भी किए और हल करने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। इसी के साथ मैं विशबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।